ये गुलाम संसद है क्योंकि गुलामों को पूछने का अधिकार नहीं होता। देश का गृह मंत्री भी गायब है, देश का प्रधानमंत्री भी गायब है, देश में जो बाकी लोग हैं वो भी गायब हैं। तो ऐसी संसद को चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे आप समझो कि तिहाड़ जेल में कोई पार्लियामेंट का सेशन हो। हिंदुस्तान को मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में बड़े सफलता से एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। 90 लाख लोग जो है जानवर का जीवन जी रहे हैं, उनके कोई अधिकार नहीं है, उनको 4G नहीं मिलता, उनको 2G नहीं मिलता, उनको फ़ोन करने की सुविधा नहीं है, वहाँ टेलीविज़न नहीं है, उनके सारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कंगना रावत का एक अधिकार कि उसका ऑफिस गलत बना हुआ था लेकिन तोड़ दिया गया, ये गलत है। और उसमें दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंद्र कुमार जी, समाज सेवी, प्रसिद्ध वकील, भारतीय मुक्ति मोर्चा के बानी संस्थापक। काफ़ी हंगामे करती रही भारतीय मुक्ति मोर्चा, यानी जो करप्शन है उसको उजागर करती रही है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है फिर से एक बार रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, एक बात बताइए कि आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, पार्लियामेंट भी तब से ही है, 1950 से तो रेगुलर शुरू हुई थी, उसके पहले भी चलती रही है, लेकिन उसके बाद तो चुन चुना के लोग आ गए। आज तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्लियामेंट में जो बैठक हो रही है सेशन की, ना उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, ना 0 आवर होता है, यानी शून्य काल में ये होता था कि आप मन मर्जी के सवाल पूछ लो तो उसका जवाब दिया जाता था। जी जी जी। लिखित भी नहीं पूछ सकते हैं आप, उसमें शोर नहीं मचा सकते कुछ, नहीं, मतलब बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक सी हो रही है। ये जो शुरू होगा तो कई बार भी रिपीट हो सकता है। हाँ हाँ। तो ये क्यों आखिर, और लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी भारत की जनता बर्दाश्त कर रही है और वो सांसद भी बर्दाश्त कर रहे हैं जो चुन के जाते हैं। ये क्या सिलसिला, क्या है आगे, क्या संदेश दे रहा है ये चीज़? संदेश ये है कि आने वाले समय में आपके जो राजनीतिक, कानूनी और डेमोक्रेटिक राइट है वो सब खतरे में और ख़त्म हो गए हैं। और वर्चुअली मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान को पुलिस स्टेट में बदलने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। अभी आप देखेंगे कि हमारी संसद चल रही है, लेकिन संसद के दौरान आपने जैसे कहा कि ना तो सवाल किए जाएंगे, चाहे 2 तरह के सवाल MP करते हैं। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, एक अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन होता है कि संसद जब शुरू होती है तो पहला घंटा जो है वो प्रश्न काल कहलाता है और उसमें सांसद जो है सवाल पूछते हैं। ये संसद की जो नियमावली है, लोकसभा की जैसे नियमावली है, उसमें चैप्टर 7 में ये प्रोविज़न है कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी। और जिन सवालों के जवाब MP नहीं पूछ पाते उनके जवाब जो है वो हम बोलते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन, और अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है लिखित रूप में जो है सप्लाई किए जाते हैं। और जब सवाल होते हैं तो उसमें आप जो है कोई सवाल पूछ सकते हैं और कोई भी व्यक्ति उससे संबंधित जो सवाल है कोई सदस्य पूछना चाहता है पूछ सकता है। अब उसके बाद जब प्रश्नकाल खत्म हो जाता है तो शून्यकाल होता है और वो आधा घंटा होता है जिसमें आप कोई भी ऐसा सवाल उठा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सुबह कहीं बम फट गया या कहीं जो है ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या कहीं जो है जहाज़ गिर गया या कोई हमला हो गया, उस पर तुरंत सवाल आप कर सकते हैं। और उसमें सरकार को सजग रहना पड़ता है, पूरा अटेंटिव होकर पता नहीं क्या सवाल आए तो क्या जवाब दें। तो एक तरह से जो सरकार को चौकन्ना रहती है कि कोई भी सवाल किया जा सकता है। अब ऐसी हालत में हम जिस स्थिति में आज हैं उसमें लोकसभा अध्यक्ष ने और राज्यसभा के जो सभापति हैं जो कि देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये तय किया कि हम जो है अनस्टार्ट क्वेश्चन और स्टार्ट क्वेश्चन दोनों को ख़त्म कर रहे हैं, शून्यकाल खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि संसद को हम क्या मानते हैं, संसद जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत है। हमारे यहाँ पंच परमेश्वर की है, तो संसद जो है सबसे बड़ी पंचायत है। और उस पंचायत में अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो समझिए वो एक सरकारी दफ्तर है। स्कूल में जैसे मास्टर क्लास लेता है तो उसमें बच्चे को भी अधिकार होता है वो मास्टर से सवाल पूछे, लेकिन संसद में आप कोई सवाल नहीं कर सकते। आपको गूंगों की तरह जाना है, आपको हाथ उठाना है नहीं उठाना। और ऐसी हालत में जो है सरकार चाहती है कि वो जो है अपने बिल जो पास करना चाहती है, जो ताकत लेना चाहती है, या जो जम्मू कश्मीर में मेनली जो ये सेशन है ये जम्मू कश्मीर की वजह से बुलाया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए 6 महीने बाद जो है अध्यादेश को पुनर्जीवित करना है, इसलिए बुलाया जा रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप देखेंगे कि संसद में कश्मीर का मुद्दा हो, UAP का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेकारी का मुद्दा हो, लोगों के जीवन में जो कठिनाई आ रही है उनके स्वास्थ्य की समस्या का मुद्दा हो, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, इन मुद्दों पे कोई बहस नहीं होगी।
और बहस ना कराने के लिए गूंगी संसद चलेगी। गूंगी संसद नहीं, गुलाम संसद। गूंगी संसद तो एक छोटा शब्द है, ये गुलाम संसद है, क्योंकि गुलामों को पूछने का अधिकार नहीं होता। और मोदी जी ने जैसे पहले भी कह दिया था कि वो जो है वो अपना संदेश जो है पहले ही दे देते हैं, लोग समझ जाते हैं संकेत में। उन्होंने कहा कि हमें कुत्तों को पालना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने संसद के लोगों को भी एक संदेश दिया है कि वो वॉच डॉग नहीं है। संसद जो होती है वो देश की वॉच डॉग होती है, लेकिन उसका वॉच हटा दिया है, अब वो डॉग रह गई है। तो ऐसी संसद जिसके पास कोई काम करने का नज़रिया ना हो, जो जनता की बात को ना कहे, तो आप देखेंगे लोगों में कोई उत्साह भी नहीं है, कोई खबर भी नहीं है। पहले पेज पे खबर होनी चाहिए कि संसद का सत्र 6 महीने बाद शुरू हो रहा है। हाँ, तो कहीं कोई उसकी चर्चा नहीं। ये आता था, हम लोग जब आता था हमेशा, आपको पता ही है। प्रिंट मीडिया में थे तो ये हो जाता था, बट डेली उसकी कवरेज जाती थी। लेकिन जो है जब संसद जो है और चलेगी किस हिसाब से चलेगी कि पहले सुबह राज्यसभा की कार्रवाई होगी, फिर 2 घंटे का रिसेस रहेगा, फिर लोकसभा की कार्रवाई होगी। अभी तक किसी भी सरकारी संस्थान ने नहीं बताया कि संसद का ये सत्र कहाँ हो रहा है। ये संसद का सत्र जो है सेंट्रल हॉल में हो रहा है, किसी को नहीं पता। क्योंकि सेंट्रल हॉल में इसीलिए हो रहा है क्योंकि सेंट्रल हॉल में ज़्यादा जगह है, ज़्यादा डिस्टेंस रह सकता है, इसीलिए उसको 2 हिस्से में बांटा गया है। तो जो महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारी है वो भी सरकार नहीं देती। और आप देखेंगे ये संसद का ऐसा सत्र है जिसमें आप मोदी जी को नहीं देखेंगे। मोदी जी गायब मिलेंगे, पहले भी गायब रहते थे, और देश का गृह मंत्री भी गायब मिलेगा। तो यानी कि देश का गृह मंत्री भी गायब है, देश का प्रधानमंत्री भी गायब है, देश में जो बाकी लोग हैं वो भी गायब हैं। तो ऐसी संसद को चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे आप समझो कि तिहाड़ जेल में कोई पार्लियामेंट का सेशन हो, तो उस तरह का सेशन ये होगा और ये कहा जाएगा कि हमारी संसद ने ये काम कर दिए हैं। तो अरस्तू ने ये बिल पास कर दिए, बस बिल पास कर दिए, लागू हो गए, और राष्ट्रपति ने उस पर जो है अपनी एसेंट दे दिए। नहीं, वो राष्ट्रपति 3 बजे सुबह भी दे देता है। हाँ, वो कभी भी दे सकते हैं, वो तो तैयार बैठे रहते हैं। जैसे आपने देखा हो कश्मीर वाले मामले में राष्ट्रपति ने तुरंत सहमति मुंबई वाले मामले में, मुंबई वाले में दे दी, यूएपीए में दे दी। यूएपीए जो है संसद ने 7 बजे पास किया, 7:15 बजे उसमें एसेंट आ गई। तो संसद जो है एक तरह से सरकार की मशीनरी का एक हिस्सा बन गई है, जो नहीं होना चाहिए। लोहिया जी कहते थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि संसद में हर चीज़ की बहस होने से यह होता है कि जनता को पता चलता है कि उसके दुख दर्द तकलीफ और उसकी जो परेशानी है उनके बारे में देश की संसद सोचती है। और आप देखेंगे ये दुख दर्द तकलीफ का जिक्र जो है संसद में, आप पूरी कार्रवाई पढ़ लीजिएगा। मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ आज के समय में कि जब ये संसद की पूरी कार्रवाई खत्म होगी तो आपको ये शब्द जो है मिलेंगे नहीं। तो कैसे मिलेंगे जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ कोई डिस्कशन नहीं होगा जी। तो ये मतलब ये विधा आगे भी चलेगी कि मोदी जी हैं जब तक चलेगी? मोदी जी नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि देश को एक पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश हो रही है। वो तो हो रही है। अब पुलिस स्टेट का मतलब है कि आप सरकार से सवाल ना पूछें। पहली बार सरकार ने किया कि आप जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसको एक तरह से ऐसा कर दिया लुंज पुंज लंगड़ा लूड़ा कि उसमें आप कोई भी एप्लीकेशन डालें उसका जवाब नहीं आता, तो आदमी कहता है भाड़ में जाओ। तो दूसरी ओर आप देखेंगे कि जब संसद में के अलावा जो है आप कोर्ट में जाओगे रिलीफ के लिए, कोर्ट आपको एक लंबी डेट दे देगी 6 महीने बाद की। तो आपको जो रेड्रेसल ऑफ योर ग्रीवेंस है, यानी हमारी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का जो जितने भी उपाय हैं वो आज के समय में उपलब्ध नहीं है। एक चीज़ और बताइए, इसमें एक चीज़ और चल रही है, जो सारी चीज़ चल रही है कि एक केस हुआ बड़ा मशहूर तो नहीं कहना चाहिए, गोदी मीडिया रिपब्लिक टीवी वगैरह ने मशहूर किया, कंगना रनावत का इलीगल बिल्डिंग को डैमेज किया, उन्होंने गिराया नहीं है, कुछ हिस्सा तोड़ दिया जी। कोई बड़ी घटना नहीं है। मुंबई में तो अब शाहरुख खान का भी तोड़ा गया था, कई एक्टर्स के तोड़े गए, एक्टर के बड़े बड़े नेताओं के तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि तो कानून है, दिल्ली में तोड़े जाते हैं। उस पे राज्यपाल कोश्यारी जी जो है महाराष्ट्र के, आज टूटे कल वो टाइम दे रहे हैं कंगना रनावत को मिलने के लिए। इसमें देखिए 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बम्बई में इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, उससे ज़्यादा दिल्ली में होता है। दिल्ली में होता है क्योंकि दिल्ली में कानून का पालन नहीं है। मैं मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कह सकता हूं कि वो बड़ी इफेक्टिव और तुरंत कार्रवाई करने वाली एक संस्था है हिंदुस्तान में। दिल्ली नगर निगम, जहां बीजेपी का 3 नगर निगमों पे कब्जा है, ये सबसे निकम्मी और जाहिल जो है संस्था है जो लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको एक नाम याद आएगा खैरनार का।
जी जी, खैरनार को कहते थे डिमोलिशन मैन। डिमोलिशन। और पूरी बम्बई, पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश उसको पूछता था और कहता था दो ही डिमोलिशन मैन है, एक टी.एन. शेषन और एक खैरनार। और खैरनार का काम क्या था? जहाँ अवैध निर्माण होता था, चाहे दाऊद की बिल्डिंग हो या किसी बड़े से बड़े स्मगलर की हो, वो जाता था और उसको गवर्नमेंट ने Z+ सिक्योरिटी दे रखी थी। खैरनार एक ऐसा ऑफिसर था जिसको Z+ सिक्योरिटी दी गई थी। वो उसने क्या किया? वो अवैध निर्माण तोड़ता था। अब ये बात नहीं हो रही कि कंगना रनावत ने अवैध निर्माण किया या नहीं किया। अगर बात ये होती भाई अवैध निर्माण किया है तो उसको टूटना चाहिए और उसे खुद ही तोड़ना चाहिए। हर नागरिक का जो कानून में आस्था रखता है, भारत के संविधान का पालन करता है, उसे खुद नहीं करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? उस पर पूरी राजनीति करी जा रही है। और ये राजनीति किसकी कीमत पे की जा रही है? मैं कहूँगा कि एक औरत का ये अधिकार कि उसका घर ना तोड़ा जाए, उसके बनिस्बत आप दूसरी तरफ देखेंगे 90 लाख लोग हैं जो कश्मीर में पिछले 1.25 साल से बंदी का जीवन जी रहे हैं, उनके नागरिक अधिकार कहीं नहीं है। उसके बारे में कोई प्रेस बात नहीं करेगा, उसके बारे में कोई टीवी चैनल नहीं बताएगा। 90 लाख लोग जो है जानवर का जीवन जी रहे हैं, उनके कोई अधिकार नहीं है, उनको 4G नहीं मिलता, उनको 2G नहीं मिलता, उनको फ़ोन करने की सुविधा नहीं है, वहाँ टेलीविज़न नहीं है, उनके सारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कंगना रावत का एक अधिकार कि उसका ऑफिस गलत बना हुआ था लेकिन तोड़ दिया गया, ये गलत है। और उस पर राज्यपाल का क्या काम? राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल है। कोरोना के टाइम में अगर राज्यपाल से मैंने एक राज्यपाल से मिलने का समय मांगा जयपुर के, तो मुझे कहा गया कि पहले तो आप अपना कोरोना टेस्ट कराओ, फिर कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट लेके आप लिखित में दो कि आप किस लिए मिलना चाहते हैं, और जब मिलने का देंगे तो राज्यपाल जी अगर समय होगा तो आपको देंगे। कोई प्रोटोकॉल है उनका? ये प्रोटोकॉल है कोरोना के टाइम में। और आप देखेंगे उस फोटो में राज्यपाल तो जैसे जैन मुनि की तरह जो है पट्टी बांध के बैठा है, और कंगना रनावत और उसकी बहन जो है अपनी वो जो है मुंह खोल के दिखा रही हैं। तो राज्यपाल जो है उसका काम है, संवैधानिक पद पे बैठा है, उसको इस बात से फर्क नहीं होना चाहिए कि कंगना रनावत और उसकी बीवी, उसकी बहन आई है तो बड़ी सुंदर है, या उनका फोटो खिंचाऊं। ये तो राज्यपाल के मुझे लगता है अनुरोध पे कंगना रनावत मिलने गई है कि राज्यपाल ने कहा आप आओ, एक फोटो सेशन मेरे साथ हो जाए। और इसीलिए राज्यपाल किसी दल का वो नहीं होता, उसने कंगना रनावत को एक कमल का फूल दिया। हाँ। जो कमल का फूल लेकर वो बाहर आ रही है। हाँ। तो ये कमल का फूल जो है इन संघियों के या जो RSS के लोगों के दिमाग में इतना बैठा रहता है कि वो हर जगह चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि पुतिन और मोदी को मिलना था, तो सारी दीवार पे जो है कमल का फूल लगा दिया गया और वो फोटोग्राफ खूब है। तो पुतिन ने पूछा भी ये क्या है, तो उसे कहा ये हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2000 का नोट है, इसका रंग भी जो है कमल के फूल की वजह से ही ऐसा है। ये जो कमल के फूल का रंग है पर्पल, पर्पल, ये कमल के फूल का रंग है। और ये 2000 के नोट का रंग और कंगना रनावत के हाथ में जो फूल है उसका रंग मिला लो, एक से ही मिलेगा। तो एक तरह से इन्होंने हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझ रखा है। हिंदुस्तान के संविधान की इनमें कोई आस्था नहीं है और हिंदुस्तान की पूरी रियाया को समझते हैं कि हमारी गुलाम है, और इसीलिए वो उनसे वैसा बर्ताव करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, बहुत विस्तृत रूप से आपने संसद के बारे में बताया कि 70 साल में जो तोड़ा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है पुलिस स्टेट, और पुलिस स्टेट का एक उदाहरण दिया आपने मुंबई से खैरनार का करके। खैरनार क्या नहीं, पुलिस स्टेट तो इसलिए भी आप देखो ना, 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने जो है फलाने लोगों को जो है, जैसे सीताराम येचुरी, जयंती घोष जो JNU की प्रोफेसर है, उन सबको जो है कहा कि हम इन्हें अक्यूज बना रहे हैं। फिर अगले दिन दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं जी हम इन्हें अक्यूज नहीं बना रहे हैं। कुछ घंटों बाद ही नहीं, कुछ घंटे बाद ये कहा PRO ने कि भाई हम इन्हें अक्यूज नहीं बना रहे। उसके बाद पता चलेगा जी उसी लिस्ट में खालिद उमर का नाम था, उसे कल बंद कर दिया। कि जी क्यों बंद कर दिया? 3 लोगों ने उसके बारे में मेंशन किया था। तो आप सोचिए, सरकार के सोचने का नजरिया ये हो गया है कि खुद ही अपने फॉल्स विटनेस खड़े करो, खुद ही जो है अपने लोगों को आगे लाओ और आगे लाके कहो कि जी फलाने आदमी ने आपके बारे में कहा है। जैसे ये पुलिस का एक आम तरीका है। पुलिस क्या करती है, चोर पकड़ती है तो चोर से कहती है जी नाम बता। चोर नाम बताता है तो शहर के सारे जो नामी लोग होते हैं उनको फ़ोन करते हैं कि तुम्हारा नाम फलाने चोर ने बताया है। तो बेचारा भागा भागा वहाँ जाएगा, पुलिस उससे पैसे वसूलेगी और फिर उसका नाम काट देगी, फिर दूसरे को बुलाएगी। ये वसूली का तरीका है और वसूली के तरीके को पुलिस ने UAPA में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इससे आप देखेंगे कि पूरा जो पुलिस का ढांचा है, यानी JF रिबेरो
जो कि पंजाब के डीजीपी थे, बहुत सम्मानित डीजीपी, और उन्होंने पंजाब में पूरा जो है टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महाराष्ट्र के सबसे सम्मानित पुलिस ऑफिसरों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि ये जो दिल्ली दंगों की जो पूरी जांच है ये स्वतंत्र नहीं है, ये गलत है, ये गलत तरीके से हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान की कोई भी बड़ी संस्था जिसका दायित्व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, हमारी हाई कोर्ट भी शामिल है, हमारी छोटी कोर्टें भी शामिल है, सब जो है चुप बैठी हुई हैं और सब डरे हुए हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारा नाम जो है यूएपी में आ जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुद कहा कि भाई ये जो है गलत तरह से पूरी जांच हो रही है, यानी जिन लोगों को चोट लगी, जो लोग मरे, जिनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, जिनकी प्रॉपर्टी खराब हुई, उनमें से ही सारे लोगों को बंद कर दिया। तो एक तरह का ये पुलिस राज नहीं तो क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान को मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में बड़े सफलता से एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन पुलिस स्टेट के साथ भी जो सवाल हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं कि लोग भूखे क्यों हैं, लोग बेकार क्यों हैं, लोग जो है लाचार क्यों हैं। और ये लाचारी और भूखमरी जो है लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर जरूर करेगी, चाहे वो कितने ही अभी उलझे रहें दूसरी समस्याओं में। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आपका विस्तृत रूप से हमें समझाने का, हमारे दर्शकों को बताने का सारी चीज़ों के बारे में जो करंट चल रही हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।